जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए जी के जीएस क्लास, जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि SSC CGL ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं जी के जीएस के, ये 17 सितंबर 2024 शिफ्ट सेकंड में जो जी के जीएस क्वेश्चन पूछे गए थे CGL के द्वारा, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज जो है इसकी 21वीं क्लास है। इससे पहले हम 20 क्लासेस कर चुके हैं और ये हमारी आज की 21वीं क्लास है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर यानी अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी है? महानदी, कृष्णा नदी, साबरमती नदी या गोदावरी नदी? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो ये है साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी जो है तो ये अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी अरब सागर में जाकर ये नदी मिल जाती है। अगर हम बात करें साबरमती नदी के अलावा महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, तो ये तीनों की तीनों नदियां जो है तो ये बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर में जाकर गिरती हैं। अगर हम बात करें कि जो साबरमती नदी है ये निकलती कहाँ से, तो साबरमती नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली पर्वतों से निकलती है। अरावली अरावली पर्वतमाला, कोटदी, उदयपुर, राजस्थान से जो है ये नदी निकलती है, साबरमती नदी। और ये कहाँ पर? ये जाकर अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं महानदी। तो महानदी जो है तो ये सिहाबा पर्वतों से निकलती है। कहाँ से? सिहाबा पर्वत से ये निकलती है। मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से। ठीक है, रुक जाइए। सिहाबा पर्वत रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ से जो है ये नदी निकलती है, महानदी। ठीक है, महानदी। और कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और हिंद महासागर में मिल जाती है। फिर हम बात करें कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से? पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से जो है ये नदी निकलती है। और ये भी कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और कृष्णा नदी जो है तो ये भारत की तीसरी एंड प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। फिर हम बात करते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है तो ये त्र्यंबकेश्वर नासिक, महाराष्ट्र यानी पश्चिमी घाट से भी ये नदी निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट से ही निकलती, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से ये नदी निकलती है। और ये भी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। और जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा एंड वृद्ध गंगा, इन तीन नामों से इसको जाना जाता है। और जो गोदावरी नदी है ये भारत की दूसरी एंड प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप भारत की। और भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद जो है तो आप इनको रिवाइज ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मैं तो यहाँ से पढ़ा कर चले जाऊँगा, लेकिन आपको नोट करना है और रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगी। तो जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकें उतना ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी वाला देश कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक हिंदू आबादी है, उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद जो आता है तो ये आता है नेपाल। ठीक है, नेपाल में भारत के बाद दूसरा देश है नेपाल, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन एनएमएसए के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, ये तो बिल्कुल सही है। फिर कृषि को अधिक धारणीय बनाना, ये भी सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना, ये भी सही। तो ऑप्शन ए 1, 2 और 3 यानी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की एक पहल निशाय मित्र के लिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की पहल के तहत जो है तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था दीपा मलिक को। किसको? दीपा मलिक को। दीपा मलिक जो है तो ये एक पैरा एथलीट है और दीपा मलिक ने जो 2016 का रियो पैरा ओलंपिक था, इसमें जो है तो ये मेडल जीता था। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता था। और दीपा मलिक पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जो है तो पैरा ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, तो ये कब जीता था इन्होंने? तो यहाँ पर ये लिख लीजिए, बाकी तो मैंने बता दिया। रियो ओलंपिक, ठीक है, रियो ओलंपिक जो कि 2016 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है पैरा ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। फिर मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग से, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। और अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। और 10 मीटर एयर राइफल में, किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में जो है अभिनव बिंद्रा ने ये मेडल जीता था। इसके अलावा पुलेला गोपीचंद जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं और इसके बाद ये कोच भी बने हुए हैं अभी तक। चलिए आगे बढ़ें। एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है। तो एनडीपी यानी निवल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ज्ञात करने के लिए जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद में से क्या घटाया जाता है। तो क्या घटाया जाता है? तो जीडीपी में से जब हम मूल्य ह्रास घटाएंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा यानी ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पीवी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो इंदिरा पी बोरा हैं ये सत्रिया से संबंधित है। किससे? सत्रिया से। सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और हमारे देश में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? तो देखिए, ये तो हो गया असम का, ठीक है, ये हो गया असम का, ये हो गया उत्तर प्रदेश का, ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा मोहिनीअट्टम, कथकली, ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली जो है कहाँ की? ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा ओडिसी, ओडिसी कहाँ का? ये होगा जाएगा ओडिशा का। और मणिपुरी, तो मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? मणिपुर का। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित। तो फॉलो ऑन दिया जाता है, आपने देखा होगा कि अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो फॉलो ऑन को आप सभी को पता होगा। तो फॉलो ऑन जो है तो ये केवल टेस्ट मैच में, ठीक है, केवल टेस्ट मैच में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक हेलोजन गैस नहीं। तो हेलोजन गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? तो यह है हीलियम। हीलियम जो है एक हेलोजन गैस नहीं है। हीलियम जो है एक उत्कृष्ट गैस है। कौन सी? उत्कृष्ट। हीलियम जो है एक उत्कृष्ट गैस है। एफ से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन और Br से ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में मिलते हैं। कहाँ पर? संविधान के भाग 4 में मिलेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे। और ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख कहाँ पर है? तो यह है अनुच्छेद 40 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अनुच्छेद है। अगर हम बात करें जो ग्राम पंचायत हैं तो ग्राम पंचायतों को जो है तो ये संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ग्राम पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो एक संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1993 में, ठीक है,
सॉरी 1992 में हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है तो जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों को जो है ये संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से कैसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उस्ताद अमजद अली खान को। उस्ताद अमजद अली खान जो है तो ये एक सरोद सम्राट कहे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? खगोलीय वेधशालाएं जिनको हम आज के टाइम पर क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं जंतर मंतर, ठीक है, जंतर मंतर कहते हैं। और हमारे देश में टोटल कितने? ये 5 जंतर मंतर हैं। कितने? 5 जंतर मंतर। कहाँ कहाँ पर हैं 5 जंतर मंतर? हैं दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा एंड वाराणसी। इन 5 जगहों पर जो है तो ये वेधशालाएं बनवाई गई थी। किसके द्वारा ये बनवाई गई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। किसके? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 5 जंतर मंतर बनवाए गए थे। लेकिन जो मथुरा वाला जंतर मंतर है, कौन सा? मथुरा वाला जंतर मंतर, इसको 1857 के पहले जो है तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको तोड़ दिया था। तो आज के टाइम पर हमारे पास 4 जंतर मंतर बचे हुए हैं। कितने? सिर्फ 4 जंतर मंतर बचे हैं, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी में। क्योंकि जो मथुरा वाला था इसको अंग्रेजों ने 1857 से पहले या 1850 कहा जाता है, उस समय इसको तोड़ दिया गया था इसको। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें थाई पूसम, तो थाई पूसम जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जैसलमेर मरु मरु उत्सव, तो ये कहाँ पर? तो ये राजस्थान में। बिहू त्योहार ये असम में मनाया जाता है। और खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है तो ये कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है तो ये कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और जो खजुराहो मंदिर है उसी परिसर में जो है, खजुराहो मंदिर परिसर में ये नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी सभी प्रकार के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो किए जाते हैं। हम बात करें अगर जो बिहू त्यौहार है, तो बिहू जो है तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बोहाग बिहू, बोहाग बिहू जिसको हम रोंगाली बिहू कहते हैं, ठीक है, रोंगाली, बोहाग बिहू यानी रोंगाली बिहू। फिर एक होता है कटी, कटी यानी कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू। और एक होता है माघ यानी भोगाली बिहू। ये 3 प्रकार के बिहू जो हैं तो हमारे असम में मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक राजदूत डेमेकस मौर्य शासक डैश के शासनकाल में भारत आया था? तो जो ग्रीक राजदूत था डेमेकस, ये किसके शासनकाल में आया था? कौन सा मौर्य शासक था उस समय जब ये आया था? तो उस समय थे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसी के समय पर ये डेमेकस ग्रीक राजदूत आया था भारत में। और जो बिंदुसार है, बिंदुसार को जो है तो अमित्र घात के रूप में जाना जाता है, अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात जिसका होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। अमित्र घात का मतलब ही होता है शत्रुओं का नष्ट करने वाला, या उनको उनका हत्यारा भी इसको कहा जाता है इस तरीके से। और अगर हम बात करें अशोक, तो अशोक, पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो इसने नंद वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था धनानंद, क्या? धनानंद, धनानंद को जो है तो इसने हराया था। और उसके बाद जो है तो इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। फिर हम बात करते हैं अशोक, तो अशोक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। अशोक जिसने 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था जिसको हम कहते हैं कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध जो है तो ये अशोक ने किसके खिलाफ? ये खारविल नरेश के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ? खारविल नरेश के खिलाफ। ऐसे युद्ध जो कलिंग युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी दोनों तरफ। और इससे जो है तो जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो है तो युद्ध की नीति को छोड़ दिया। और उसके बाद जो है तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और किसके द्वारा? एक
बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त। क्या? उपगुप्त इनका नाम था और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर जो है इसने ये धर्म अपनाया था। कौन सा? बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा के वर्ग से संबंधित नहीं है? हाइड्रा, साइकोन, स्पोंजिला या यूप्लेक्टेला। तो हाइड्रा जो है तो इससे संबंधित नहीं है, पोरीफेरा से। नेक्स्ट, कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले के श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? तो ये करता है डिप्थेरियम जो है, तो ये आमतौर पर नाक और जो हमारे गले के श्लेष्मा झिल्ली होती है इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में महाराष्ट्र भूषण सम्मान डैश को प्रदान किया गया था। तो 2002 में किसको दिया गया था भूषण, महाराष्ट्र भूषण सम्मान? तो दिया गया था पंडित भीमसेन जोशी को। किसको? पंडित भीमसेन जोशी को। और जो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनको 2008 में भारत रत्न भी मिला था। क्या? भारत रत्न भी इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि महाधिवक्ता का कर्तव्य राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना होगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 165 कि जो महाधिवक्ता है उसका, महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, अगर वो 65 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो उससे पहले भी उसको रिटायर किया जा सकता है, यानी उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक हो सकता है। और अगर वो 65 वर्ष का हो गया तो फिर 65 वर्ष में उसको रिटायर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? तो ये था मृदा क्षरण। ठीक है, मृदा क्षरण जो है तो ये हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव था। अगर हम बात करें हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है तो कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ें। और जो हरित क्रांति शुरू हुई थी हमारे भारत में 1965 में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर में गाय की मूर्ति के मुंह से निकलने वाला झरना किस नदी बेसिन का स्रोत है? तो महाबलेश्वर से मैंने बताया था अभी शुरू में ही, तो महाबलेश्वर से जो है ये महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर मैंने यहाँ पर गोदावरी नदी के बारे में भी बात की थी, तो इन दोनों नदियों के बारे में अब मैं नहीं बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो कि ताल कावेरी से निकलती, कहाँ से? ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, जिला कुर्ग, कर्नाटक से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी? ताप्ती नदी। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जिसको, जो नर्मदा नदी है इसको रेवा नदी कहते हैं। रेवा नदी, रीवा नदी या आकाश की बेटी। क्या? आकाश की बेटी। ठीक है, रीवा नदी, रेवा नदी या आकाश की बेटी इसको कहा जाता है। और जो ये नदी है नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम में बहती, किससे तरह? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली तो ये है नर्मदा नदी। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। और ये जो है तो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और इसके अलावा जो नर्मदा नदी है कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर यानी हिंद महासागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल वंश का प्रतीक था? तो चोल वंश है जिसको स्थापना की थी विजयालय चोला ने। किसने? विजयालय चोल ने जो है चोल वंश की स्थापना की थी। और इसका जो जानवर था प्रतीक, तो ये था बाघ जो है उनका प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1927 में समता सेना दल का गठन किया था? तो समता सेना दल का जो गठन किया था तो ये किया था B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर जो कि न्याय भारत के पहले न्याय एंड कानून मंत्री रहे। जो भीमराव अम्बेडकर हैं इनको भारतीय संविधान का जनक एंड वास्तुकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक और वास्तुकार कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने एक पत्रिका चलवाई जिसको हम कहते हैं मूक नायक, ठीक है, मूक नायक पत्रिका चलवाई। इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये पुस्तक लिखी, बुद्ध एंड हिज धम्म ये किताब लिखी, एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया ये किताब भी लिखी। किसने? B.R. अम्बेडकर ने। और महात्मा गांधी के बारे में तो मैं कितनी बार चीज़ें बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, इनका जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर 1860, ठीक है, 2 अक्टूबर 1969 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। इनके माता का नाम था पुतलीबाई, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इसके अलावा जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, ठीक है, इनको महात्मा के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा। इसके अलावा इनको बापू कहा किसने? राजकुमार शुक्ला ने। इनको राष्ट्रपिता भी कहा गया, राष्ट्रपिता इनको कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और इनको हाफ नेकेड बेगर यानी अर्धनग्न फकीर की उपाधि भी दी गई। अर्धनग्न फकीर इनको कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और इसके अलावा इनको साबरमती का संत भी कहते थे। किसको? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी जो है तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। और इसके अलावा इनके जो आंदोलन है चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट सत्याग्रह 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसके अलावा नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हरिजन ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये किताब लिखी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये किताब लिखी। हिंद स्वराज ये किताब भी गांधी जी ने लिखी। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स यानी मेरे सपनों का भारत ये किताब भी किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। और महात्मा गांधी के बारे में मैंने कल भी आपको यही पढ़ाया था कि जो महात्मा गांधी हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे एक व्यक्ति था जिसने जो है तो गांधी जी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी थी। कहाँ पर? बिड़ला हाउस नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा नहीं, मैंने आपको बोलकर बता दिया। फिर सावित्री बाई फुले जो कि एक समाज सुधारक थी, ठीक है, समाज सुधारक। सावित्रीबाई फुले जो हैं ये एक समाज सुधारक थी और ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी, ठीक है, यानी पहली शिक्षिका थी जो सावित्रीबाई फुले थी, ठीक है। चलिए, और सावित्रीबाई फुले के पति का सावित्रीबाई जो फुले हैं इनके पति थे ज्योतिबा फुले जिन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी पुणे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्व शक्ति योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस उद्देश्य का जो योजना थी इसका उद्देश्य था ऑप्शन सी विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों और प्रयोगशालाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान निधि में लिंग असमानता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का शुभांकर था? तो 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभांकर जो था तो ये था जीतू। कौन? जीतू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार 10% है, तो कार्बन का भाग है 40%। कितना? 40% कार्बन का भार है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC CGL 2025 एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।